नमस्कार दोस्तों। फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कहां पड़ता है इतना फर्क। आइए लें कल का होमवर्क। हमने एक क्वेश्चन लिया था लास्ट में, जिसमें हमने बात की थी कि एक आर कैप यानी यूनिट वेक्टर हमने निकाला था, वो आया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर मैंने उस वेक्टर को, क्योंकि मैंने कहा कि एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, अपना एक डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 and the direction is same as that of the vector whose unit vector you have taken। और अब आपके मन में अगर संदेह अभी भी इस बात से है कि आई जे के कैप हमने जो वेक्टर लिए थे वो अलग है, वो स्टैंडर्ड है, दे आर डिफाइनिंग ओनली सिंगल डायरेक्शन, बट इफ अ वेक्टर इज इन अ 2D प्लेन, वो 2D प्लेन में है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप उसको कई डायरेक्शन में रिजॉल्व लिख रहे होंगे। मैं भी रिजॉल्व शब्द आज यूज करूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यूज करूंगा। तो अभी हमें बात करना है कि इस यूनिट वेक्टर को, ये मैंने सिर्फ आपको थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था कि अगर मैं इस वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना कैसे सिखाया था। ठीक है, पहले वो तरीका कनेक्ट करते हैं, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा और आज रेजोल्यूशन से बात करके आगे बढ़ेंगे, फिर 3D क्वेश्चंस एंड देन वेक्टर एडिशन, जो हमारा मेन पर्पस है इस वेक्टर को पढ़ने का, वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि अभी आप शायद मुझे उस लेक्चर के लिए उतना टाइम डिवोट ना कर सकें, इसीलिए मैं लेंथ ऑफ लेक्चर को थोड़ा छोटा कर रहा हूं। ठीक है, कि जितना मेरा मन कह रहा है उतना मैं अगर कंसिडर कर रहा हूं, एंड इफ दैट मच कंटेंट इज, वो आपको ज्यादा मतलब अभी हो जा रहा है कि आप वो उसको अपने शेड्यूल में बिठा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे बिठा रहे हैं, सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि समझ आ रहा होगा कुछ तो है, बंदा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर ये जो यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी वेक्टर को लिखा, मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये जनरल वेक्टर आर वेक्टर लिख रहा हूं मैं, एलएचएस आरएचएस थोड़ा बदल दिया, ठीक, लेकिन ये जनरल वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, मैंने बताया था भैया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, आप नोटिस करिए ये वाला है एक्स, in place of x, that x was representing the coefficient of I cap, the y was representing the coefficient of j cap। अब अपना कोएफिशिएंट देख रहे हैं, ये गोले वाले हैं, ये गोले वाले उठाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों भैया, क्योंकि नीचे रूट था। अच्छा, ये हो गया पूरे आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस फिर जे वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर करिए, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक क्या पलटी, मतलब y कैसे लिख दिए। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा आया, ये आया अंडर रूट। अच्छा, अभी अपना अंडर रूट करना रह गया, अंडर रूट जो पूरा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। ये जो अपन ने किया, ये जो पहला वाला किया, ये वाला, इसको अपन ने ऐड करना है इसके साथ। डोंट यू थिंक डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का रूट क्या आएगा भैया 1। अब कोई बोले सर -1, वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू, रूट नहीं, तो यहां 1 आया। अच्छा, अब ये जो 1 आया, इसका मतलब दिस इज, वाह मजा आया, यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये बात हमने देख ली। अच्छा, आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने आपको और होमवर्क में दिया था, हाँ ये रहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आइए इस लाल स्याही को हटाएं और भर दें इसे सॉल्यूशन से। An insect moves with a speed of 5 meter per second in a direction anti-parallel to the vector 2i plus 3j. Determine the velocity vector of the insect। भैया देखिए ध्यान से, यहां पर जो स्पीड है यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इंसेक्ट का, वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। ये अपने को गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, ये दे रखा है। अरे काट कहा दे रहे बाबू, ये दे रखा है। ठीक, एंगल। चलिए, तो एंटी पैरेलल टू द वेक्टर। अच्छा जी, यानी इस बार याद करिए नेगेटिव वेक्टर्स मैंने पढ़ाया था, तो यहां हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन वेक्टर। मान लीजिए इस वेक्टर का नाम दे देते हैं आर वेक्टर, एंड दिस आर वेक्टर इज 2i प्लस 3j, ये अपने को गिवन है। अब वो ये नहीं कह रहा है कि इंसेक्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो ये नहीं कह रहा भैया, वो कह रहा है कि इंसेक्ट इज मूविंग एंटी पैरेलल, यानी जब इक्वेट करें आर कैप से तो नेगेटिव लगाकर इक्वेट करें। अच्छा, अब नेगेटिव लगाने से पहले आर कैप निकाल तो लो भैया, तो अब वो होगा 2i प्लस 3j विच इज आर वेक्टर। इसको किससे डिवाइड करना पड़ता है भैया, मॉड्यूलस ऑफ आर से। तो मॉड्यूलस ऑफ आर कितना होगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब इक्वेट करने की बारी आई,
तो वी कैप लिख रहे हैं, वी कैप क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस, यानी 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 4 9 13, और ये यूनिट वेक्टर है। अपन को क्या चाहिए, अपने को चाहिए वेलोसिटी वेक्टर विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है, अरे 1 मिनट रुकना भैया, रूट लगाना रह गया, ठीक है। तो ये आएगा इंटू, मतलब जो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आया 5 इंटू उसका जो यूनिट वेक्टर है उसे लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर कितना है भैया, माइनस और नेगेटिव क्यों लगाया, एंटी पैरेलल 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाय रूट 13, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर। तो अपन ने क्या तरीका लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो समझिएगा। और जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ आप जितना लेक्चर में टाइम बिता रहे हैं, यूटिलाइज दिस टाइम। मैं अभी कुछ चैप्टर्स हो जाने दीजिए, कुछ असाइनमेंट भी अपलोड करना शुरू करूंगा, टेस्ट भी होंगे जहां पे मैं लाइव टेस्ट दूंगा। लाइव टेस्ट का मतलब क्या है, दैट लेक्चर विल बी प्रीमियर्ड और इट विल बी लाइव, और वहां पर एक टेस्ट पेपर दे दिया जाएगा। उस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करिए, अपने रिस्पॉन्सेज अपलोड करिए, ठीक है, फिर उसको कुछ टाइम में आपको एनालाइज करके बताया जाएगा। ये सारी प्रोसेस भी अभी स्टार्ट होगी धीरे धीरे, बट द ओनली थिंग इज फर्स्ट टू गेट एक्वेंटेड विथ मी सो दैट वी कैन बी इन अ प्रोसेस एंड वी कैन सस्टेन इट, ठीक है। तो उसके लिए लगेगा थोड़ा समय। चलिए, तो ये निकाल लिया आपने एग्जाम्पल। अच्छा, अब आज हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी चर्चा को मतलब यहां पर शुरू करने वाले हैं, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टेकन 2D वेक्टर। मैं छोटा सा ग्लिम्स जो है वो दिखा देता हूं। हमने वेक्टर इन 2D प्लेन जो अपना लास्ट टॉपिक था वहां तक बात की, सवाल लगाए जो बीच में गिवन थे, बढ़िया बढ़िया कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर हमने जो अपना क्या बोलते होमवर्क सवाल था वो लगाया। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर इन 3D प्लेन। अच्छा, अब अगर कोई वेक्टर 3D प्लेन में हो, सुनिएगा भाई ध्यान से, एकदम ध्यान से। जे है एक्स एक्सिस, जे है वाई एक्सिस और जे है जेड एक्सिस। अब अपने पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर है यहां पर। ये जो वेक्टर है ये 3D प्लेन में है, ऑब्वियसली यहां ड्रॉ कर रहा हूं तो वहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, बट मैं एंगल जब शो करूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। इट्स लाइक दिस कि ये है x, ये है y और ये है मान लीजिए z, ठीक है। अब यहां एक वेक्टर ऐसा, ये तीन मतलब तीनों आपको दिखा दिए मैंने, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड प्लेन। अब यहां एक वेक्टर ले लिया ऐसा, ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से तीनों से कुछ एंगल बनाएगा, है भैया, क्या बनाएगा, एंगल। सुनना, तो ये जो एंगल यहां से बना रहा है, ठीक है, ऐसे ये जा रहा था और ये एंगल खींच रहे हैं, तो ये जो एंगल बना रहा है ये कितना है, अल्फा, ठीक है। फिर ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल कितना है, बीटा, और फिर ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल कितना है, ये है मान लीजिए गामा। तो ये तीनों एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो वेक्टर इंडिविजुअली, जिसका मतलब पहले नाम दे देते हैं आर वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाएगा सिर्फ आर से और डायरेक्शन होगा आर कैप, ठीक है। तो ये इसके लिए पहले इसको जो भी इसके नाम वाम देने थे अपन ने दे दिए, सिंबल देने थे, ताकि बीच में जाके कहीं ये तकलीफ ना हो। अच्छा, अब क्या करें इस वेक्टर इन 3D प्लेन का, जरूरत क्या है, दो एक बातें पता चल जाए तो अपना काम इस पे खत्म। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकली आप क्या यूज करने वाले हैं, न्यूमेरिकली फॉर यू द थिंग, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंस बेयर करता है सबसे ज्यादा, वो है वेक्टर इन 2D प्लेन। उसके जो हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, यूनिट वेक्टर के बारे में, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे वेक्टर फाइंड करते हैं, वेक्टर चेंज कब होता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इक्वल वेक्टर कब होते हैं, ये सारी चीजें वहां पर आप देखिए। वो प्रोमिनेंट तरीके से जब तक हम जान नहीं लेते वो, तब तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन या रिलेटिव इन 2D या प्लेन की बातें नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि मैं 3D की बात कर रहा हूं तो आप इसी की ट्रिग्नोमेट्री में बीच में आ रहा है डिस्कस कर रहे हैं, लेके आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो, तो ऐसा नहीं कि हर एक रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको आइसोलेट कर लेना है। अरे बाकी चीजें तो आपके हैबिट में होनी चाहिए, यूजिंग क्वेश्चंस। इतने सवाल लगाए 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 कि आदमी की हैबिट बन गई वो चीजें रखनी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ फॉर्मूला शीट पे चलती हैं। बाकी मैं देख रहा हूं जनता फॉर्मूला शीट घुमाई जा रही है मार्केट में, तो क्या मतलब है उसका, नाव बना के बारिश में है भाई। तो ये जो पॉइंट है ये उस तरह का है कि इसको आइसोलेट करके कहीं रख लीजिए, क्या पता कभी क्वेश्चन मिले ही ना किसी जगह आपको और सीधा एग्जाम में आ जाए, तो उस लीस्ट प्रोबेबिलिटी की बात भी करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट एग्जाम इज। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो श्योर वे, देयर इज नो कोई बोले 620 से ऊपर आएंगे, 600 से ऊपर आएंगे, कतई नहीं आएंगे, कहने से आएंगे, ये कर लो वो कर लो, एक फॉर्मूला रटने 620 आ जाते हैं, बेवकूफी, ठीक है। ये नहीं करनी अपने को, समझे इस बात को। दिस इज नॉट दैट सब्जेक्ट, गेट एक्वेंटेड, सॉल्व इट,
आप अपने आप इससे मुक्त हो जाएंगे, इसकी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। एक बार लगाइए मुक्त। थोड़ी तकलीफें होंगी, किसको नहीं होती, कहां नहीं होती भैया, एवरीवेयर यू हैव प्रॉब्लम्स, बट क्या करें, उससे उतना ही जूझिए जितना जरूरत है। वंस यू आर डन विद दैट सब्जेक्ट, जान दो क्या जा रहा है, क्या इमोशनल अटैचमेंट रिक्वायरमेंट। तो अब आप देखिए यहां पर ये वेक्टर है आर वेक्टर, मुझे इसके लिए कुछ जो जरूरी बातें वो लिखनी है। अच्छा, तो मान लीजिए इसका ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई जेड, कहीं पर हमने इसका जो मतलब जहां हेड है वो लिख दिया। अच्छा, टेल तो ओरिजिन पर ही है 0,0,0, तो इसको भी तो लिख सकते हैं आर वेक्टर को सीधा सीधा अपन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लिख दिया, खत्म बात है कि नहीं। तो ये जो वेक्टर आया अपना आर वेक्टर आया, इसको अपन ने लिख दिया। अच्छा सर, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आपने तो 2 का सिखाया था, ठीक है। सी 2 का भी क्यों सिखाया, मैं सीधा वेक्टर एडिशन एनालिटिकल ग्राफिकल बोलकर आपको वो फॉर्मूला और फिर उसके बाद ये सारी बातें बोल सकता था, लेकिन फिर वो 2D प्लेन में होता दोबारा से, तो मैं ये सब बातें कब करता, तो एक कहानी की तरह ला रहा हूं। तो अब देखिए यहाँ पे आर वेक्टर है, अब ये आर वेक्टर के लिए अगर मैं कहूं कि मुझे पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और फिर जैसे मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया तो फिर मचेगी अपने को तलब कि भैया आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड्यूलस कर दो। तो यानी सिर्फ दिक्कत किसकी है, आर का जो मैग्नीट्यूड है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा 3D में सोचना है, इसलिए इस वेक्टर को पहले मैंने ये नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया, मतलब ऐसा, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, समझ ना, एक्स जेड, ठीक, एक्स और जेड। अच्छा, अब अगर ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेट्स से इफ दिस इज एक्स, ये एक्स है और ये जेड है, तो इस वेक्टर का ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर देना, ये ड्रॉप कर दिया, ठीक, ड्रॉप कर दिया। अब ये दिख रहा है, ये भैया ये दिख रहा है, ये और ये, समझे कि नहीं भैया, है भाई 3D में देखना, एक्स वाई जेड, एक्स जेड प्लेन परपेंडिकुलर, ए साइड में देख, मतलब इसको से ये 3D में नहीं भाई, ये साइड व्यू है, साइड से कैसे दिखेगा, ये देख, ये ड्रॉप किया एक्स जेड प्लेन में, वो नहीं पॉइंट ये वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये पहले ऐसे था 3D, ये गिरा है। अब ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये देखना ध्यान से, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा भैया, एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूं बोल्ड रेड कलर में एकदम ऐसे, ये और ये, अरे ये अब ये जो ट्राइंगल बना है, अगर इस ट्राइंगल का डायमेंशन मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर है इसका मॉड्यूलस होगा आर, लेंथ ही चाहिए ना, तो मुझे यही चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो मुझे अगर ये डायमेंशन मिल जाए और मुझे अगर ये वाला डायमेंशन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं साइड व्यू में बना देता हूं तो आप देखिएगा, मैं वहां प्लेन से निकाल, थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लेंथ देख रहे हैं यहां से यहां तक की, आपको नहीं लगता ये लेंथ अगर मैं ऐसे यहां खींच दूं तो ये इसके बराबर होगी, समझे कि नहीं। ये वेक्टर था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाई एक्सिस थी, ये खींचा, तो ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, आपको नहीं लगता ये वाई लेंथ होगी, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, अरे वाई एक्स ए जेड, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ तो वाई हो गई, समझे, ये लेंथ वाई हो गई। अच्छा, ये लेंथ कितनी आर, यही तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, निकालना है लेंथ उसकी, ये कितना होगा, ये जो नीचे वाला है उसको अब मैं येलो वाले ब्रॉड से शो कर रहा हूं, ये कितना है, व्हाट इज दिस, ये कितना है भाई, निकालें इसको भी, है देखना। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा अलग से सोचते हैं, और एक बात याद रखना, मैं इतना सलीके से और इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं, उसका रीजन सिंपल है, आज के बाद दोबारा ये डिस्कशन कभी नहीं होगा, बिकॉज एक बार साइड पर रख लिया खत्म। तो ये वेक्टर था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अपने को ये वाला डायमेंशन चाहिए, तो अब बाकी सब हटा देते हैं, ठीक है, कौन सा डायमेंशन चाहिए अपने को, ये वाला। अब अगर ये डायमेंशन चाहिए तो ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, जो वेक्टर था उसके लिए ये वाला यहां से यहां तक का लेंथ कितने के होगा, कितने के बराबर होगा, ये होगा x, यानी x कोऑर्डिनेट, उसी वेक्टर का x कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां तक का लेंथ, ये यहां से यहां तक का लेंथ, मतलब अगर इसको मैं खींचूं ऐसे तो यहां होगा, यानी ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये और ये वाली लेंथ दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो सोचिए उस वेक्टर का जो z कोऑर्डिनेट होगा वो ये रहा z,
तो अगर मैं पाइथागोरस, अच्छा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को फिर से बनाऊं, सामने यहां पर लाके आपके बनाऊं और पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करवाऊं, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां पे बना रहा हूं और पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो आप देखना, देख लो परपेंडिकुलर है वो है जेड, जो बेस है वो है एक्स, है भैया। परपेंडिकुलर जेड, जो बेस है, सॉरी, जो आपका बेस है वो है एक्स, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जेड, बेस एक्स, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? तो इसकी लेंथ आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझे? अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब वापस आए और यहां पर ये जो डायमेंशन हम निकाल के लाए हैं, वो जो आपने देखा ये येलो कलर वाली लाइन, वो हम निकाल के लाए हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, भैया आर चाहिए, तो लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लिख दिया, थोड़ा सा छुप गया होगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम अपन ने क्या है, वो आर निकालना है, ऊपर देखिएगा आर, ये वाला डायमेंशन आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए हमें ये और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस का स्क्वायर किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया और हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर कर दिया, ठीक है। ये खाली मैं सीक्वेंस बिल्ड करने के लिए बोल रहा हूं, बाकी पूरे टाइम ऐसे पढ़ाऊंगा तो स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा भाई। चलिए, तो यहां ये आर स्क्वायर, अच्छा तो मुझे तो आर चाहिए था ना, तो पहले तो आर लिख दिया और होल यहां पे रूट लगा दिया। अब जो आपका स्क्वायर है उसको ओपन करते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब थोड़ा रीअरेंज भी कर दिया, तो आर ये मिल गया, ठीक। अब ये जो आर अपन ने यहां फाइंड किया है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, जो बातें मैं एक ही जगह लिखना चाहता हूं इसीलिए, ठीक। मेरा पर्पस वही है कि मैं एक ही जगह पे सब कुछ लिखना चाहता हूं, ताकि ये पॉइंट यहीं खत्म, दोबारा इसके बारे में नहीं सोचना आपने, क्योंकि ना क्वेश्चन भी नहीं पूछता कोई, ठीक है। तो आर मिल गया, अच्छा एक दो बार पूछा है, बट वो एक दो बार की प्रोबेबिलिटी बहुत पहले की। चलिए, तो आर मिल गया अपने को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है, इतने में क्या हमारी खुजली शांत होगी? नहीं, हमने कहा आर कैप दो, आर कैप होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल, अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका यूनिट वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर वहां जेड भी है तो जेड भी जोड़ दीजिए, और सिमेट्रिक तरीके से ही जोड़ना है, क्या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। खत्म, समझ आया आपने को ये? अच्छा, अब यहाँ एक दो बातें और बची हैं। क्या? सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर कॉस अल्फा, फिर हमें चाहिए यहाँ पर कॉस बीटा, फिर हमें चाहिए यहाँ पर कॉस गामा। ये तीनों रिजल्ट अपने को निकालते हैं, दिस वी वांट। कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए, ये एक्स एक्सिस था, ये आपका वेक्टर था, ये वाला, ये इसको ऐसे ड्रॉप किया था, तो ये परपेंडिकुलर ये नहीं बना था, ये वाला ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा, देख रहे हैं ऐसा एक ट्राइंगल, ये आर है, ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, देख 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 देख, मैं इसको साइड में बना के दिखाता हूं। अभी हमने ऐसे ड्रॉप किया 3D में, ये एक्स वाई जेड प्लेन में, ये पूरा जो एक्स वाई और जेड प्लेन, इसको ऐसे ड्रॉप किया था, ठीक है। अब इसको मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, बट एक्स पे ड्रॉप कर दे, ये एक्स पे गिरा दे, तो जो परपेंडिकुलर एक्स पे गिरेगा, ठीक है, दिखाने की कोशिश करता हूं मैं इसको बना के, ये मान लो अपना ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, थोड़ा छोटा बनाते हैं तो दिखा पाएंगे, ये वेक्टर है, इसको क्या किया, ये परपेंडिकुलर अपन ने ऐसे ड्रॉप किया, मतलब वेक्टर ऐसा अंदर है, मतलब यहां पे ऐसे वेक्टर है, लाइन ये बना रहे, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ऐसा दिखेगा ऐसा, ये देखना, ये गिरा बहुत बड़ी, ये बनाया परपेंडिकुलर। अब ये तो आर है, ये तो आर है, और नीचे ये कितना है, एक्स, और ये वाला एंगल कितना है भैया, अल्फा। तो इस वाले ट्राइंगल से ध्यान से देखना, कॉस अल्फा कितना आएगा, व्हाट विल बी कॉस अल्फा, तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, बेस तो चलो एक्स ही है, हाइपोटेनस क्या है, आर, आर की लेंथ निकाली ना अभी थोड़ी देर पहले, कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आया समझ? जो कॉस अल्फा है वो क्या आएगा, एक्स बाय आर विच इज एक्स अपॉन जो मैग्नीट्यूड था आर का वो लिख दिया, वापस गए, कॉस अल्फा की जगह लिखा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब बार बार लिखना पड़ेगा, एक्स बाय आर चलेगा भैया, ठीक। अच्छा, दूसरा वाला बता, कॉस बीटा, डायरेक्ट बोलूं, डायरेक्ट सिंपल, ये वेक्टर ए सट ए, समझ आए? तो ये जो ट्राइंगल यहां पे बन रहा है कॉस बीटा, ये कितना होगा, ये होगा y अपॉन आर, एंड बीटा इज द एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, वैसे ही अल्फा x एक्सिस, वैसे ही गामा z एक्सिस, और लास्ट वाला आएगा z बाय आर। तो जो रिलेशन यहां पर थोड़ा मतलब प्रचलित है मार्केट में, ठीक है, वो ये है कि अगर हम कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर, ठीक है, कॉस गामा का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा,
तो देखिए न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। क्या क्या भैया, जेड, ठीक। अच्छा, नीचे आर का स्क्वायर करना है, तो आर तो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी नीचे भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। खुशी खुशी इसको काट दीजिए और काटते ही खुशी देगी 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। क्या भैया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। मैथमेटिकल टूल है, आप देखिए जाकर, मैंने जो पढ़ाया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट, कर्व, स्लोप, मैं इतना डेप्थ में क्यों जा रहा हूं, पढ़ाते वक्त मैं जा सकता हूं। आपको किस चीज मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीजें इमेजिन नहीं होती हैं, लेट्स से यू आर नॉट एबल टू इमेजिन फ्यू थिंग्स, सो एट दैट मोमेंट डोंट वरी, परेशान नहीं होना है भैया, कौनो चिंता की बात नहीं है, सिंपल है। अगर वो इतना तवज्जो देने वाली बात होती तो मैं इतना समझा कर, मैंने फिर भी जाके मतलब बहुत जान लगाकर समझा दी बात, बट स्टिल इफ इट डजंट, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प द 3D व्यू, जस्ट एंजॉय द सिमेट्री। सिमेट्री को यूज करें 2D और 3D में और आगे बढ़े बिंदास, एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। मन ना माने मना, कि आज नहीं कल कभी ना कभी ये पॉइंट दोबारा तकलीफ देगा, आ जाएगा, ठीक। नहीं तो कमेंट में लिखें, आई विल टेक अ डिफरेंट अप्रोच टू डिस्कस दिस। चलिए अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है। अभी अपन ने बोला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 है। होमवर्क है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप कमेंट में लिख के इसका आंसर बताएंगे। होमवर्क ये है, क्वेश्चन मतलब सॉरी ये तो स्टेटमेंट था, सवाल अब दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों की वैल्यू का समेशन करेंगे तो क्या आएगा। इट्स वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू गिव दैट एक्स्ट्रा 60 सेकेंड्स जस्ट टू थिंक, सो दैट ये ब्रेन कॉम्प्रिहेंड करे, रख ले और फिर दोबारा ये ना करना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लगाएंगे कुछ ताजे ताजे हरे हरे सवाल। एग्जाम्पल, इफ अ यूनिट वेक्टर is represented by 0.5 I cap plus 0.8 J cap plus C K cap and the value of C is, निकाले भैया। चल, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो सबसे पहले जो हमें गिवन वेक्टर है उसको मैंने नाम दिया ए, वो है 0.5 I प्लस 0.8 J प्लस C K, और अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक बात पता चली है, मैं आपके साथ फिर से साझा करना चाहूंगा, वो ये कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आई जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं हमको, ये रहे, स्क्वायर कर देते हैं, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो किसके बराबर कर देंगे भैया, 1 के। चलिए कर दें खुशी खुशी, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा मजा नहीं आया, तो क्या डिजिटाइजर पैड ऐसा होता है, इस एलिवेशन पे होता है, ठीक है। तो आदमी की नजरें धोखा खा जाती हैं, इट्स नॉर्मल। चलिए, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भैया, 0.25, 0.8 का स्क्वायर करेंगे आएगा 0.64, और प्लस सी स्क्वायर, इसको चलिए अब स्क्वायर कर ही देते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है। अब सी स्क्वायर होगा 1 माइनस 0.25 प्लस 0.64 यानी 0.89, तो 0.89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.11, यानी सी के लिए जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगा अंडर रूट 0.11, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। और जो हमने पॉइंट यहां पर यूटिलाइज किया, जिस बात का सहारा यहां पे हमने लिया है, जो हमारी मुंडी के ऊपर आंसर आया है 0.11, वो इसीलिए आया है बिकॉज हमारे लिए एक इक्वेशन एक अननोन के लिए रिक्वायर्ड थी और वो इस यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमें मिल गया। चलिए, अरे बाप रे, हमने तो ये सवाल पहले ही होमवर्क में दे दिया था, ओ मतलब हमारा दिमाग फिक्स है। चलिए, होमवर्क मजा आता है लिखने में, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था, दैट वाज अ इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, एंड डोंट वरी, आई विल नॉट डिस्कस दिस फॉर 2 टाइम्स, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब है देयर इज अ फिक्स्ड अप्रोच, ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि तुक्के में बना दिया, वो तो क्वेश्चन कराते कराते भावनाओं में बहकर मैं उस समय उस पॉइंट पर पहुंच गया, लेकिन दिमाग एक एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा है
और वो पूरी की पूरी आपको देनी है। तो यानी उसका एक सीक्वेंस है, हर एक सवाल का, हर एक टॉपिक का एक सीक्वेंस है। मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खत्म करूंगा तो मेरे सवाल हैं, फिर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल, एंगल, एनालिटिकल सब कर लूंगा तो मेरे सवाल 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 हैं। ठीक है, अब और भी थे बट थक गया मैं, मतलब एक वर्ड को रिपीटेटिव तरीके से। चलिए, तो अब बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है, ये वो वाला रेजोल्यूशन नहीं है जो आप न्यू ईयर पे लेते हैं और फिर अगले दिन जाने देते हैं। ये वो रेजोल्यूशन है जो अब जब हम लेंगे तो इसको 2 साल या साल भर या जितना भी समय बचा हो प्रिपरेशन में आपके, वहां तक लेके चलेंगे। बिकॉज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नॉट जस्ट अ टॉपिक विच बिलोंग्स टू कि आप उसको खाली वेक्टर तक पढ़ लें, प्लेन तक यूटिलाइज कर लें और फिर कहें ओ वी आर डन ब्रो। नहीं, ये आपकी जेब में, आपके दिल में हमेशा बसा रहना चाहिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन और वहां रेजोल्यूशन का काम बहुत ज्यादा है। चलिए बात करें रेजोल्यूशन की, और थोड़ी बहुत बातें ये मैं आपके मन में इससे पहले वाले लेक्चर में बिखेर चुका हूं, तो आज मैं थोड़ा स्वाद अनुसार और बिखेरूं। देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या है। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है, सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है हमेशा। एक वेक्टर है, एक दिन की बात नहीं, एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो वेक्टर है इसका नाम हमने दे दिया आर वेक्टर। द नेम ऑफ दिस वेक्टर इज आर वेक्टर। अच्छा, अब ये जो आर वेक्टर है ये 2D प्लेन में ही है, चिंता मत करिए, रेजोल्यूशन हम 2D में लगाते हैं, 3D रेजोल्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमें। अब यहां पर एक्स और वाई है, आर वेक्टर है, इसका मॉड्यूलस मान लीजिए आर है, बोलने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, यानी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। हमें क्या चाहिए, अगर हम इस वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसा प्रोजेक्ट करें, गिरा दें, प्रोजेक्शन ले लें उसका, तो आप नोटिस करिए ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसको फिर मैं अलग तरीके से भी समझाता हूं। ठीक है, एक अलग तरीके से भी समझाता हूं, सभी सबर रखना। ठीक है, और जब मैं इसी वेक्टर को यहां y पे खींचूंगा, y पे गिराऊंगा, तो ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे y कंपोनेंट। y कंपोनेंट किसका y कंपोनेंट, वेक्टर का y कंपोनेंट। किसका x कंपोनेंट, वेक्टर का x कंपोनेंट। सर इसका मतलब क्या है, थीटा वीटा लेके मैथ से तो काम हो जाएगा। सिंपल पॉइंट, एकदम ध्यान सुनिए। एक तो आदमी है, उस आदमी पे एक भारी सी रस्सी बांधी, और रस्सी नहीं, सॉरी गर्दन पे नहीं है, मतलब गर्दन पे नहीं है, थोड़ी नीचे है, एक रस्सी बांधी, और रसम तो राइस के साथ बहुत बढ़िया लगता है, यहां रस्सी है। तो ये जो रस्सी है इसको इस वाले एंड से, मतलब 2 एंड है उसके, ऐसे पकड़ लिया। एक आदमी यहां पे उस रस्सी को, इसी का दोस्त है, आज तक मतलब घसीटेंगे ऐसा, तो और ये दूसरा दोस्त ने ये रस्सी पकड़ रखी। अब दोस्त ए, दोस्त बी, और इसको दोस्त आर कहेंगे, क्योंकि रहेगा कि नहीं पता नहीं। तो यहां पे दोनों खींच रहे हैं, अगर ये दोनों को देखें आप ध्यान से, तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। नोटिस करिए, क्या ये बंदा दोनों तरफ जाएगा भी सर, इतना मतलब तेज खींच लिए हैं कि बंटवारा हो गया है, नहीं। ठीक है, इतना ज्यादा आजकल के माहौल में, ठीक है, इस तरह के थॉट्स पसरे हुए हैं कि लोग सीधा वैसी बातें सोच लेते हैं। बहुत सिंपल है, दोस्त है भाई। ठीक है, तो ए और बी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वो कह रहा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मान नहीं रहा है। ठीक है, अब अगर यहां पे मान नहीं रहा है तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये F1 फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, ये F2 फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, लेकिन क्या ये बंदा किसी एक की तरफ जाएगा, नहीं। मान लीजिए ये इधर चला गया, क्या हुआ, इधर चला गया। अच्छा, अब मान लो कि ये जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो है 90 डिग्री। वो थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा मैं कि क्यों रेजोल्यूशन 90 डिग्री एंगल पर किया जाता है, वो भी बताता हूं। और यही बेसिस होगा मोशन इन अ प्लेन को डील करने का, प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है, यही बेसिक सी बात, इसलिए मैं कह रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है। तो वो जो बंदा है, अब ध्यान से देखिए, जो दोस्त है, ये कुर्सी के धारेदार में से, मतलब छन्नी में से चांद जैसे नजर आ रहा हो, वैसे वो एरो दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं। ठीक, आते हैं रेजोल्यूशन पे, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर आते हैं रेजोल्यूशन। मैं उसको मतलब जूम मतलब छोटा कर सकता हूं, बट ठीक है। अब तो व्हाट इज द, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक दोस्त ऐसे, एक दोस्त ऐसे, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और दोस्त अब तक इधर या इधर कहीं भी इनके बीच में कहीं तो जा रहा है। ऑब्वियसली देखिए, इतना तो सेंस बनता है कि बीच में कहीं जाएगा। ओके, दोस्त जा रहा है। अब दोस्त आर
इस तरफ जब जा रहा है तो एक्चुअल में अगर कोई बोलेगा, कोई एक मतलब कोई आदमी है, वो एकदम आंख बंद करके बोल रहा है, अरे ये इसके पैरों के निशान पे मैंने हाथ रखा। उसने देखा कि मतलब उसने भारी भरकम जूते पहने थे, ठीक है, वो ऐसे एकदम ट्रैकिंग वाले, वो निशान बन गए। उसने बोला, आंख बंद करके गया, वो उस रास्ते पे उसने हाथ रख रख के देखा कि अरे यार इसमें जूते के निशान है, मतलब यही रास्ता है, यही रास्ता है इसके मोशन का। तो उसने सोचा कि इसी डायरेक्शन में खींचा गया है। तो एक्चुअल में द फोर्स अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेंड, वो जो आंख बंद करके चौथा फ्रेंड जो आया, ठीक है, D4, वो दोस्त जो वहां पे आंख बंद करके रास्ते को देख रहा है, उसको तो यही लगेगा कि इधर ही खींचा गया, इसका मतलब उसके हिसाब से तो फोर्स यही है। बट मैं कहूंगा कि आप उस फोर्स को एक इधर और एक इधर डायरेक्शन में तोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं भैया? कंपोनेंट। इनको जोड़ेंगे तो जुड़ने पे ये मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो टूटने पे ये दोनों मिलेंगे, इसको बोलते हैं कंपोनेंट रिजोल्यूशन। और ये रिजोल्यूशन जब यहां पर किया जाता है तो ये पूरे साल तक, मतलब ये जो रिजोल्यूशन है, ये जब यहां पर लेते हैं तो उसका मीनिंग यही है दैट यू आर ब्रेकिंग दैट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई। नाउ क्यों हम उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं? क्यों 60 डिग्री के दो एक्सिस पे ब्रेक नहीं कर रहा है? सिंपल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 90 डिग्री पर होता है। क्यों होता है? बिकॉज द एक्सिस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक्चुअल में थोड़ी ये बीच में जो फोर्स लग रही है, रस्सी यहां थोड़ी बांध के खींचा जा रहा है, रस्सी तो ये और ये खींच रहा है, इधर उधर अलग अलग खींच रहा है। एक्चुअल तो वो है ना, लेकिन उनको जोड़ने पे मिला बीच वाला, बीच वाले को तोड़ने पे मिला वो दोनों। और अगर F1 की बात F2 से की जाए, F2 की बात F1 से की जाए, तो दोनों कितनी जान लगाएंगे, क्या ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है? कतई नहीं। F1 खींचेगा, F2 खींचेगा, क्या इन दोनों का खींचना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करके कॉमन, अरे भैया उसकी शक्ति जितना खींचे, उसकी शक्ति जितना खींचे। तो F1 is independent of F2 because the angle between the forces are 90 degree, and when you resolve a vector into two perpendicular components, the components are independent to each other, independent to each other। मैंने स्टार्टिंग पे एक पॉइंट समझाया था। पॉइंट ये था कि मान लीजिए ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट को फेंक किसी ने ऐसे पत्थर है छोटा सा, टपक करके फेंक दिया, ठीक है, टुपुक करके, तो कैसे पत्थर है वैसे, चलिए, तो ये ऐसा रास्ता लेकर जाएगा। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा था, और ये मैं कहा था कि मैं कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के उस पॉइंट पे बोल के छोड़ दूंगा। अभी भी मैं फिर से कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन एक बात थोड़ी बहुत यहां पर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होगी। एक मिरर यहां पे लगा दिया, एक मिरर यहां पे लगा दिया, ये दो मिरर है, ये मिरर 1, ये मिरर 2। ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं कहां जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है, लेकिन उसकी इमेज यहां से यहां पहुंची, उसकी इमेज ये सॉरी टेढ़ी हो गई, लेकिन ठीक है, रफली बना रहा हूं जल्दी से, इसलिए ये और ये प्यार मोहब्बत से नहीं बनाना है मुझे, जस्ट एक पॉइंट। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में ये मोशन है भैया, कर्व के अलॉन्ग मोशन है। कैसा है? कर्व के अलॉन्ग। तो हम उसको मिरर 1 में उसकी इमेज को देखते हैं तोड़ने के लिए, मिरर 2 में उसकी इमेज को देखते हैं तोड़ने के लिए। तो ये अब देखिए, ये x है और ये y है, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसको हम बोलते हैं, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप किए जाते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब क्या है कि आप 90 डिग्री कंपोनेंट, 90 डिग्री एक्सिस जो है आपकी, उसके अलॉन्ग ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। दैट्स व्हाई यू टेक दोस कंपोनेंट्स। ये सिर्फ सेंस बनाने के लिए था। अब वो बातें जो याद रखनी है हमेशा, या इतनी बार आप सवालों में लगाएंगे कि आपकी हैबिट बन जाएगी। क्या? मुझे अब y और x चाहिए, यानी मैं अब उसके साथ एक शब्द लगा रहा हूं, y कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। मैंने वोकैबुलरी में पहली बार ये शब्द आपके फिट किया है, इसलिए मैंने इतना समय लिया, क्योंकि मैं तो यही मान के पढ़ा रहा हूं। फिर मैंने कहा ना कि मैं जो बंदा, मतलब या तो मान लीजिए मैं 11वीं का बच्चा है, मतलब 11th क्लास का बच्चा है, मैं उसके हिसाब से सोच के पढ़ा रहा हूं, दैट आई एम बिगिनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर किड, की एकदम बेसिक वे में उससे शुरू करें और सारी चर्चा यहां पर हो कि पहली बार जिंदगी में कंपोनेंट शब्द सुना उसने, कंपोनेंट, y and x कंपोनेंट, वो थॉट प्रोसेस बिल्ड किया। नाउ मैं अब दोबारा जिंदगी में कभी x कंपोनेंट y कंपोनेंट नहीं बोलने वाला, ठीक? अच्छा, अब x और y कंपोनेंट जो अपन ने लिया, देखिएगा ध्यान से एकदम, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट कितना होगा, कितना ना होगा। देखिए, ट्राइंगल दिख रहा है तुमको? अगर ट्राइंगल में मैं बोलूं साइन थीटा बताओ, और ट्राइंगल में मैं बोलूं कॉस थीटा बताओ, तो क्या तुम बता सकते हो? कैन यू? तो कॉस थीटा साइन थीटा दीजिए। ये जो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, थोड़ा सा बोल्ड वाले से बनाते हैं, ये। तो अगर इस ट्राइंगल का सहारा लेना वैसे किसी का नहीं चाहिए जीवन में, बट फिर भी अगर हम इस ट्राइंगल का सहारा लें, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनस है r, ठीक? फिर बेस है x, हाइपोटेनस है r, यानी जो y कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? तो अपन ने साइन थीटा क्या लिखा? y बाय r, और कॉस थीटा क्या लिखा? x बाय r।
अच्छा, अगर साइन थीटा वाई बाय आर है तो मुझे बताओ वाई कितना होगा, तो दैट वाई कंपोनेंट वी आर फाइंडिंग, तो वही तो चाहिए। तो ये अगर इस वाले को यूज करें तो वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, आर साइन थीटा, यानी वाई कंपोनेंट विल बी आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाय आर है, तो एक्स कितना होगा, वो होगा आर कॉस थीटा। वो कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या, मतलब जो उसका एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, आर कॉस थीटा। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि सर यहां पे आपने y लिखा, यहां पे x लिखा है, उसका मतलब वही है, y का मतलब y कंपोनेंट, x का मतलब x कंपोनेंट, खत्म बात। अरे लेंथ है ना भाई, तुमने उस वेक्टर, ये वेक्टर तुम्हारा, अच्छा आप 2D प्लेन में दिखा सकते हैं आसानी से, ये y ये x, ये वेक्टर है, इसके ऊपर तुमने ऐसे लाइट मारी ऐसे, तो उसकी परछाई बनी नीचे, परछाई, परछाई क्या बनी, परछाई, तो उसकी जो परछाई बनी वो ऐसी दिखेगी भाई। अरे पूरी ये लेंथ ज्यादा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये लेंथ जो बनेगा ये तो ज्यादा होगा ना भाई, हाइपोटेनस है नहीं राइट एंगल ट्रायंगल का, तो बेस तो कम ही होगा ना, थोड़ा रहा ना भाई, कम होगा ना, तो जो लाइट गिराई वो इतनी बनी, तो ये है आपकी परछाई यानी एक्स कंपोनेंट। यही फिर टॉर्च ऐसे मारी, यहां पर इसकी परछाई बनी, ये परछाई बनी इस मतलब इस वाले प्लेन में, ये जो परछाई बनी इसकी लेंथ किसके बराबर है, ये परछाई, ये वाई परछाई यानी वाई कंपोनेंट कितना, तो जब जो ड्रॉप किया वो कितना है, आर साइन थीटा, और एक्स परछाई कितनी है, आर कॉस थीटा। यानी सिंपल, एट द एंड मुझे जो ग्रास्प करना है और ले जाना है वो ये कि अगर कोई एक वेक्टर है r, मॉड्यूलस है उसका, और वो किसी एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, किसी एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा x कंपोनेंट विल बी r cos थीटा एंड द y कंपोनेंट विल बी r sin थीटा। मैं बोलूंगा उसका x कंपोनेंट r cos थीटा और y कंपोनेंट r sin थीटा। अच्छा जी, मान लो अगर मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है ये वाला, और ये वेक्टर के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मैंने ऐसा कहा कि इस बार जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड r है, लेकिन वो y एक्सिस से एंगल बना रहा है, किससे भैया, y एक्सिस से। तो इस बार मेरा जो y कंपोनेंट होगा वो होगा r cos थीटा, जो y कंपोनेंट होगा वो होगा r cos थीटा, और जो x कंपोनेंट होगा वो होगा r sin थीटा। ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों भाई, यहां पे तो आपने बोला ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो r cos थीटा, और जो यहां y कंपोनेंट होगा वो r sin थीटा। अरे सिंपल यार, ये डिपेंड करता है थीटा पे कि थीटा बन किससे रहा है, बेस कौन सा है। यहां पर अगर ये थीटा माना है, ये वाला थीटा माना है, ध्यान दीजिएगा, तो ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर यहां पर तुमने ये थीटा माना है और तुम इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, तो खुद देखो ध्यान से, इस बार ये अगर थीटा है तो ये वाला बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर है, यानी इस बात पर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं वो भी तेल लेने जाए, सिंपल, जिस एक्सिस से बना थीटा वो है कॉस, जिस एक्सिस से बना थीटा वो है कॉस, खत्म बात। इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं सोचना, समझ आया। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस मोशन पे जाऊंगा तब मान लीजिए, जस्ट मानने के लिए कह रहा हूं मैं, जस्ट पॉइंट एक, कि हमने जिस पत्थर को फेंका ना, हमने ऐसे फेंका ना, ए ऐसे गया ऐसे, उसको छोड़ो, बाद में क्या हो रहा है वो छोड़ो, अभी इस इंस्टेंस पे देखो, ए ऐसा गया, ये उसका प्रोजेक्ट, मतलब ये सॉरी ये सब, मतलब ये वाले वर्ड नहीं बोलने मुझे अभी, तो ये उसका मोशन ऐसे हो रहा है, प्रोजेक्शन यहां फेंका, तो आप देखिए ये वेलोसिटी, ये एक्स एक्सिस, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, एक्स कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, वाई कंपोनेंट। यानी अगर मैं इसी पार्टिकल के मोशन को इनिशियली रिजॉल्व कर, मान लो ये वाला एंगल थीटा एक्स से बन रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इसका एक्स कंपोनेंट होगा, अगर ये वेलोसिटी v है तो एक्स कंपोनेंट होगा v cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v sin थीटा। अब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मोशन इन अ प्लेन को दो मोशन x और y में साइमल्टेनियस तोड़ लूंगा। जो प्लेन में मोशन हो रहा था, कोई भी प्लेन हो सकता है ना एट अ टाइम, कोई भी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके, मतलब एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी हो सकता है, तो दो कोई ले लिए, क्योंकि उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, ले लिए एक्स वाई। आई होप ये नहीं समझ, तो आइए लगाते हैं इसी पर एक एग्जांपल। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमसे, उसको हम लगाएंगे, उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा फोकस ये होगा कि हम जो अभी सीख के आए हैं वेक्टर रिजोल्यूशन, पहले उसको खत्म करते हैं, लेट्स फर्स्ट फिनिश इट, ठीक है। अब आज क्या है, ब्लैक रंग की टी शर्ट पहन ली, तो ये जो लाइट सेटिंग हमने जुगाड़ करके की है वो थोड़ी चमक चांदनी दिखा रही है, तो बेयर करिएगा, नेक्स्ट डे से इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या कह रहा है यहां पर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर दैट मस्ट बी अप्लाइड अलोंग द वाई एक्सिस सो दैट द रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। यानी जो सिस्टम का वाई कंपोनेंट है, यानी सी, अभी हमें मल्टीपल फोर्सेस गिवन है यहां पर, 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, अपना 20 न्यूटन, एंगल पर दिया, डायरेक्शन दिया, सब दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पर, अपने को ये फोर्सेस का नेट निकालना है। नेट मतलब वो सिस्टम का जो नेट आ रहा है आखिरी, जैसे मैंने आपको नहीं एग्जांपल दिया कि अगर एक बंदा है उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, थोड़ी वो हर जगह चला जाएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना भाई, तो उसका नेट होगा, एक डायरेक्शन होगा, तो वो नेट चाहिए अपने। लेकिन वो नेट निकालने के लिए मल्टीपल फोर्सेस है,
मैं कह रहा हूं क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है थोड़ी देर के लिए उस डिमांड को अभी जाए जब तक जाने दो तेल लेने, और अपन क्या करते हैं, अपन खाली इसको रिजॉल्व करते हैं और इसका नेट लिखते हैं, बस इसके अलावा अपने अभी कोई फोकस नहीं रखते हैं बस। ठीक, तो यहां पर अपने पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं ध्यान से देखना। एक है 50 न्यूटन, उसके बाद है अपने पास 10 न्यूटन, उसके बाद है अपने पास 20 न्यूटन। मुझे इसका एक्स और वाई कंपोनेंट इंडिविजुअली लिखना है। क्यों इंडिविजुअली? क्योंकि मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूं कि अगर वेक्टर है अपने पास और वेक्टर आई जे के कैप से बना हुआ है और दो वेक्टर ऐसे मान लीजिए आपने ले लीजिए, अब आप उनको या तो जोड़ रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर, तो वो डीलिंग करते वक्त आप सिर्फ आई को आई से, जे को जे से, के को के साथ ही डील कर पाएंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। इसका मतलब जब यहां पे हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो हम उसके एक्स और वाई को इंडिविजुअली डील करेंगे, और ऐसा करने के बाद आखिरी में जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको अपन आई जे लगाकर ऐड कर देंगे, मतलब पता चले कि ये कौन सा कंपोनेंट है, यानी कौन सी परछाई है। अच्छा, अब मतलब एक्स और वाई की बात करते हैं, अपनी चर्चा सुनिएगा भैया ध्यान से। सबसे पहले 50 वाले को रिजॉल्व करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में आएगा 50 cos 37। क्यों cos? क्यों भैया? क्योंकि सर एक्स एक्सिस से उसका एंगल 37 डिग्री बन रहा है, तो वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos, दूसरा वाला sin, यानी ये आएगा 50 cos 37 डिग्री। अच्छा, अब y कंपोनेंट की बात करते हैं। सर y कंपोनेंट होगा 50 sin 37 डिग्री, 37 डिग्री वो भी पता है क्योंकि अगर ये वाला cos तो बच गया वो sin। अच्छा, 10 वाला, 10 वाला, 10 वाला, सर 10 वाला जो है वो y एक्सिस के अलोंग एक्ट। अब अगर वो y एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है मतलब पूरा का पूरा फोर्स ही y के अलोंग है। सर नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं मजा आ रहा है, 10 0 डिग्री मान लेते हैं, y एक्सिस से 0 डिग्री बनाना क्योंकि उसी के अलोंग है, तो अपन क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है इसके लिए 0 डिग्री मान लेते हैं। अच्छा जी, 10 cos 0, सर 10 cos 0 1 आता है तो ये अपना 10 हो जाएगा, यानी ये आंसर 10 हो गया। तो y कंपोनेंट 10 है और x कंपोनेंट 0, यानी 10 sin 90। सर ये तरीका कैसा लगा? बहुत बेकार। सिंपल सी बात है, हमने वेक्टर्स को क्यों रिजॉल्व किया? बिकॉज दे शुड बी इंडिपेंडेंट अलॉन्ग दी एक्स एंड वाई, दे शुड, मतलब हम उनके साथ डील कर सके इंडिविजुअली एक्स और वाई के अलॉन्ग। अरे यही तो बेसिस है मोशन इन अ प्लेन का, कि आपके जो जब आप वेक्टर रिजोल्यूशन करते हैं, जब आप मोशन को तोड़ते हैं, जब रिजॉल्व करते हैं, तो पर्पस क्या है उसके पीछे का, कि ये वाला उसको, वो वाला उसको इंटरफेयर ना करे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने का मतलब ही यही था। आप इंटरफेरेंस रखें जीवन में किसी के, लेकिन ये नहीं रखना चाह रहे, इसलिए मोशन को ऐसे तोड़ दो एक्स और वाई के अलोंग दैट दे शुड नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर एंड यू कैन डील विद देम इंडिविजुअली। तो यहां पर सीधा सीधा कहेंगे इस केस में कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर 10 न्यूटन विल बी 0 बिकॉज दैट इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, और 10 का 10 चला जाएगा वाई के अलोंग। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, पहले लिख चुके हैं इसलिए। अब बात करते हैं 20 वाले की। तो 20 वाले के लिए सरकार एक्स कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, थोड़ा ऊपर उठा के बनाया, नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, ताकि पता चले कंपोनेंट ले रहे हैं। तो ये आएगा 20 cos 53 डिग्री। तो 20 cos 53 क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से बन रहा है 53 डिग्री, और एक चीज नोटिस करिएगा, उसका एक्स कंपोनेंट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो अपोजिट हुआ ना भैया। तो उसको उठाकर यहां लिख दीजिए, कितना कितना आया, कितना आया, वो आया -20 cos 53 डिग्री, और जो y कंपोनेंट आएगा वो आएगा 20 sin 53 डिग्री। सर इस बार लेकिन आपने नेगेटिव नहीं बोला क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल नेगेटिव आएगा भाई। उसको रिजॉल्व करके देखिए ना, ये देखिए नीचे की तरफ जाएगा ना। तो अब इसमें और इसमें कछु तो फर्क हो, ये दोनों सेम ही है, तो क्या मतलब अलग बनाने का क्या मतलब? बताइए है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो ये सारे कंपोनेंट आ गए, यानी अगर मैं इनके एक्स कंपोनेंट उठा के जोड़ दूं, सिर्फ एक्स जोड़ूंगा, तो क्या आएगा 50 cos 37 -20। अच्छा, वो नेगेटिव है तो उसका इंपैक्ट अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? लेकिन रिजॉल्व करते टाइम तो ध्यान देना पड़ेगा ना भैया। हाँ कहना, तो एक्स कंपोनेंट आएगा 50, चलो इसको अगले पेज पे लिख लेंगे, अगले यहां भर जाएगा इसीलिए। कितना है 50 cos 37, 50 cos 37 डिग्री, और ये है -20 cos 53 डिग्री। कर ऐड ही रहे हैं नेट निकालने के लिए, लेकिन वो नेगेटिव है, और x के अलोंग मतलब जो 10 न्यूटन का कंपोनेंट x के अलोंग कितना है? 0। तो ये पूरा हो गया x। इसी तरीके से y भी लिख दें, y भी चलिए, ये 50 sin 37, 50 sin 37 माइनस आई थिंक 20 sin 53, वही बचा होगा, और क्या एंगल बचे कौन सा? लेकिन इस बार पीछे गए और कुछ है क्या? हाँ, अरे 10 न्यूटन, ये पूरा y निकाला। अब अपना x निकल गया, अपना y निकल गया भैया, x और y दोनों निकाल लिए। अब
इसको सॉल्व कर, थोड़ा सॉल्व करते मतलब अभी वेक्टर इतना बाकी है ना, मैंने कहा ना भाई मेरा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मैं इसीलिए मैं अलग पॉइंट पे लेके जा रहा हूं पहले, फिर ये जब हो जाएगा तब जाएंगे उसमें। तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा 50 cos 37। सर cos 37 कितना होता है? अच्छा जी cos 37 यानी मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नहीं देखा है लोग, गो एंड सी दैट लेक्चर। 37 डिग्री, 37 डिग्री के सामने आएगा 3, ये बचा 53, इसके सामने आएगा 4 और 3 और 4 का 90 डिग्री पाइथागोरस आएगा 5, यानी ये हो गया अपना 3 4 5 तीनों साइड। और अब जो एंगल चाहिए वो निकाल लीजिए, मैजिक ट्रायंगल के नाम से लोग प्रचलित किए हुए हैं इसको, ट्रायंगल एक्स के अलोंग देखिए। अच्छा अब एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, 50 cos 37 कितना होगा cos 37, ये देखिए 37 4/5 यानी 50 इंटू 4/5 cos 37, ठीक, -20 cos 53। अच्छा cos 53 कितना होगा, अब ये वाले एंगल को देखिएगा, तो cos बोल रहा है तो बेस कितना हो गया 3, यानी 3 बचे मतलब बटे 5 बचे, तो कोई सवाल नहीं, ठीक है। तो 50 इंटू 4/5, अच्छा 5 डिवाइड करके क्या आएगा 10, 10 इंटू 4 क्या आएगा 40, माइनस 5 हो जाए 20 आएगा 12, 28 न्यूटन, यानी एक्स कंपोनेंट जो नेट में आएगा सब कुछ जोड़ जाड़ के वो आएगा 28। और ध्यान से देखिए पॉजिटिव आया, यानी हमारा भी जो फोर्स बनेगा वो पॉजिटिव एक्स में होगा, जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा 28 न्यूटन का। अच्छा अब वाई को सॉल्व करते हैं, चलिए तो वाई को सॉल्व करें तो 50 इंटू साइन 37 होगा 3/5, ट्राइंगल देखिए -20 इंटू साइन 53 यानी 4/5 और 10 का 10 ही रहेगा, यह आएगा कितना 30 -16 प्लस 10 कितना आएगा जी 40 में से 16 क्या बचेगा 24 न्यूटन और पॉजिटिव आए। यानी अगर मुझे अपने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है हमारे गिवन कार्टेशियन सिस्टम में, रफ बता रहा हूं, वाई एक्स बना दिया तो हमारा फोर्स जो होगा वो कितना आया, पीछे देखिए हमारा फोर्स कितना आया, एक्स में आया 28 और वाई में आया 24, यानी 28 एक्स में और 24 वाई में, तो इसके साथ लगाओ आई, इसके साथ लगाओ जे और दोनों को जोड़ दो, ये आ गया हमारा नेट फोर्स वेक्टर। दिस इज आवर नेट फोर्स वेक्टर। यानी कहीं ना कहीं एक्स के अलोंग अगर ध्यान से देखें तो एक्स के अलोंग 28 न्यूटन और वाई के अलोंग 24, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं, ठीक है रुकना, वो कहीं ना कहीं रुकना कहीं ना कहीं यहां आकर खत्म होगा, ठीक है। चलिए तो अगर वो जो फोर्स वेक्टर है उसको अगर शो करना है तो यहां कहीं बन रहा होगा, बीच में कहीं आएगा, रस्सी खींची इधर इधर बीच में क्या, तो ये जो है वो नेट फोर्स वेक्टर, दिस इज आवर नेट फोर्स वेक्टर, दिस इज आवर नेट फोर्स वेक्टर। अजय है 28i प्लस 24j। लेकिन सवाल ये नहीं, ये तो हमने क्या किया, सब कुछ सॉल्व कर लिया, आखिरी में आंसर आया और उसको रिप्रेजेंट कर दिया, एक सेंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया, कोई तरीका नहीं पता था वेक्टर एडिशन का। अब आए सवाल पर, ठीक है, और मैं इतना आराम से प्यार मोहब्बत से क्यों इसको मतलब आराम से इसको लेके जा रहा हूं, देखिए मुंडी उंडी हटा दें क्या, ये दिखा था कि नहीं आप लोगों को, वाह है भाई 20 साइन 53 वाला दिखा था कि नहीं, लिखा था, मैंने बोला था, लिखा है, ठीक है। चलिए अगर रह गया हो तो फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं जरूर इसको एक बार फिर बोलूंगा। देखिए जो 20 वाला फोर्स है उसका कंपोनेंट करिए, वो एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है भाई 53 डिग्री, यानी उसका 20 cos 53 हो गया एक्स कंपोनेंट, और नेगेटिव में नेगेटिव लगा दिया। जो उसका 20 साइन 53 है ये वाला कंपोनेंट ब्रॉड एकदम लाल रंग, ये लाल रंग देखिए ये वाला, ये है आपका 20 साइन 53 डिग्री, और नोटिस करिए नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। ये मेरा मन नहीं माना इसलिए मैंने कहा, चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे। अब भैया देखिए हम ही देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, हम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 गो मशीन लगाए हैं किसी जुगाड़ में कुछ ना कुछ करके, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा मुंडी के पीछे रह जाए, ठीक है, लेकिन मन न माने। चलिए अब यहां पर ये हमने जो लिखा, अब क्वेश्चन की डिमांड पूरी करते हैं जल्दी से, ये तो हो गया, चलिए ठीक है, एग्जांपल लगा दिया, कंपोनेंट ले लिया, पहली बार जिंदगी में परछाई कैसी होती है देख लिया। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर दैट मस्ट बी अप्लाइड अलोंग द y एक्सिस सो दैट द रिजल्टेंट y कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम बिकम 0, यानी y के अलोंग 0 आना चाहिए, y के अलोंग, समझ रहे हैं, y के अलोंग क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अच्छा वो कह रहा है कि हम y के अलोंग ही वेक्टर भी लगा रहे हैं और y के अलोंग ही नेट 0 भी चाहिए, यानी ऐसा कोई वेक्टर बताओ जो y के अलोंग लगाया जाए, कितना वेक्टर हो उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, ठीक है, सो दैट द कंपोनेंट नेट जो फोर्स आया उसका y कंपोनेंट गायब हो जाए, वैनिश हो जाए, 0 हो जाए। अब हमने जब इस सब कुछ जोड़ जाड़ लिया तो सब कुछ जोड़ने जाड़ने के बाद आखिरी में अपना आंसर y डायरेक्शन कितना आया था, नेट कितना 24 है, तो 24 न्यूटन आया। और उसने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव y नेगेटिव y, उसने बोला सिर्फ y एक्सिस, वो हम चुनेंगे, वो हम यहां पर अपने हिसाब से मानेंगे, तो 24 न्यूटन पॉजिटिव y में नेट आ रहा है।
अगर हम अपना वेक्टर जो सिर्फ y के अलोंग पूछा है उसने, अगर हम उसको जस्ट इसके एंटी पैरेलल लगा दें 24 न्यूटन का, ध्यान से देखिए ये इसको ले बीतेगा, काट देगा, जीरो कर देगा। यानी इस सवाल का आंसर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए 24 न्यूटन और डायरेक्शन होना चाहिए -y। ऐसा करने पे हमारे नेट प्रोड्यूस्ड वेक्टर का जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो गायब हो जाएगा और सिर्फ कहां बचेगा, x में। और कितना है x में, तो वो है 28 न्यूटन। यानी हमारे सवाल के आंसर में जो फाइनल वेक्टर आएगा, उसने बोला भाई इसको गायब करना है, तो गायब करने के लिए -24j लगाना पड़ेगा, तभी जोड़ने पे क्या मिलेगा, 0, और क्या बच जाएगा 28i। यानी नेट फोर्स इधर की तरफ 28i। अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दें तो, अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दें तो अपना फाइनल आंसर आएगा 28i। लेकिन ये तो फाइनल वेक्टर हुआ ना, क्वेश्चन की डिमांड कितने से पूरी होती है, कितने से पूरी होती है, कितना, कहां गया भैया, रुकिए, अरे बहुत पीछे चले गए, कितना से पूरी होती है, 24 न्यूटन -5। चलिए आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट पेज खाली रखा था क्योंकि गलतियां हो जाएं तो सुधारने के लिए जगह हो। चलिए अरे मतलब कैलकुलेशन आगे बढ़े तो अब यहां पर 3 वेक्टर्स a b and c are as shown in the figure. If magnitude of a vector is 4 मीटर and a plus b plus c is 0, the magnitude of b and c are respectively, उसको मैग्नीट्यूड चाहिए और कह रहा है नेट समेशन 0 है। यानी इस बार उसने उसी पॉइंट को कह दिया कि नेट समेशन, अच्छा नेट ही 0 है, नेट ही क्या है, 0 है। चलो तो नेट 0 करने के लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। अच्छा a का मैग्नीट्यूड है 4, इसका मैग्नीट्यूड है 4, एक मिनट है, 4 मीटर लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से डील हो रहा है। वैसे आपका यूनिट से फोकस नहीं है, तो 4 मीटर का मतलब क्या है कि वो जो ए बी सी है दे आर इंडिविजुअली डिस्प्लेसमेंट। और हो सकता है ना आप अपने घर से निकले, इससे गए घूम घाम के, ये सब मत करिए, इतना टाइम पास पढ़िए भैया। ठीक है चलिए वापस आते हैं। अभी हम यहां वहां गए, वापस आके ये वापस आए घर पे वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो तीनों को अगर जो भी आपने रास्ते लिए, a1 a2 a3 b c जो भी वेक्टर थे सारे, सबको जोड़ दीजिए, नेट समेशन क्या आएगा, 0। नेट वेक्टर इज 0, वही कह रहा है। और हमें चाहिए बी और सी का मैग्नीट्यूड। अच्छा बी और सी का एंगल पता है हमें, लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 मीटर। अच्छा जी, तो बी और सी का निकालना है, कैसे निकालेंगे, जो लो चलो। तो सबसे पहले दोखिए इसको ठीक है, आसामी निकल रहा है। चलिए तो यहां पे बी जो है और सी जो है वो अपने को दे रखा है, और हमें बी और सी ही निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर दिया है वो तो एंगल पे, और जो ए है उसका कंपोनेंट हमें पता है, ये का कंपोनेंट क्या है हमको पता है। चलिए तो हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करें इसको। देखिए सबसे पहले ए जो है वो नेगेटिव एक्स के अलोंग डायरेक्टेड है, y जो है वो c वेक्टर है जो कि 30 डिग्री y एक्सिस है, यानी उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा जो होगा, मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड है c, तो वो होगा c cos 30। सर cos 30 क्यों, क्योंकि उसी एक्सिस से एंगल बन रहा है। उसके बाद उसका जो x कंपोनेंट होगा वो होगा c sin 30 होगा, ठीक है। उसके बाद आप नोटिस करिएगा जो b वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो इधर की तरफ आएगा, और वो कितना आएगा, b cos 30। अच्छा क्यों b cos 30 आएगा सरकार, क्योंकि x से बन रहा है 30 डिग्री, और y के अलोंग आप नोटिस करिए तो वो आएगा b sin 30। अब नेट 0 है, इसका मतलब सब कुछ जोड़ के 0 कर दीजिए। अरे नेट 0 है ना भैया, सोचिए इन सबको जोड़ जाड़ के सब कुछ आ गया 0। अब सब कुछ जोड़ जाड़ के अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि सबका इंडिविजुअल कंपोनेंट करने के बाद भी जब जोड़िएगा तो x के अलांग भी 0 होगा और y के अलांग भी 0 होगा। अरे तभी 0 आएगा ना। नेट समेशन कैसे 0 होगा, व्हेन द कंपोनेंट, आपने सबने कंपोनेंट कर लिया, सब कुछ कर दिया, लास्ट में आपने कहा भैया सब कुछ जोड़ जाड़ के x में 0 y में 0 इंडिविजुअली करना पड़ेगा, तभी नेट 0 बनेगा। नहीं तो अगर किसी वेक्टर का y में 0 हो गया, जैसे पिछले वाले में किया, अरे पिछले वाले में नहीं किया, क्या किया पिछले वाले, सोचो पिछले वाले में क्या किया, सिंपल कि वहां पर अपन ने कहा कि भैया उसका जो x कंपोनेंट है वो बचाना है, y को बिताना है, और बिताने के लिए हमें उसके एंटी पैरेलल y में एक 24 न्यूटन का वेक्टर लगाना पड़ा। वही सवाल था, मैग्नीट्यूड पूछा, 24 न्यूटन बता दिया, वेक्टर होता तो -24 i कैप हो जाता। तो इस बार लेकिन दोनों में 0 करना, यानी क्या करना है, कंपोनेंट कर दीजिए, कंपोनेंट कर दिया। अब सब x लिखते हैं, सबके x लिख रहे हैं भैया, सबके x। तो पहले a वाले को लिखें, चलिए a मतलब ABCD अच्छा लगता है ना, तो a वाले के लिए होगा -a यानी -4 x कंपोनेंट। क्यों -4 सर, वो है ही उसी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 4 है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा अब दूसरे वाले के लिए, b वाले के लिए, सर b वाले के लिए लिखेंगे b cos 30। वेरी गुड, b cos 30 आयो कि नहीं आयो। फिर c वाले के लिए, सर c वाले के लिए क्या लिखेंगे, उसके लिखेंगे -c sin 30। क्या आएगा, c sin 30, -c sin 30। ओके तीनों के हो गए। अब तीनों के y लिखते हैं, चलिए y डायरेक्शन, पहले a तो y में हैया नहीं, 0, b -b sin 30,
सी माइनस सी, यहां से देखिए माइनस आएगा प्लस आएगा, अरे भैया जीरो कैसे होगा, गलती पकड़ लिए। अबे जब एक चीज नेगेटिव और दूसरा जीरो है, तीसरा पॉजिटिव ही होगा ना, तभी तो होगा। तो सी का देखिए वाई कंपोनेंट क्या है, सी कॉस 30, सी कॉस 30। सॉल्व कर दें इसको, इक्वेशन बना दें भैया, इक्वेशन बना दें। अब एक्स में भी जीरो वाई में भी जीरो, इंडिविजुअली लिख दें इक्वेशन। लेट्स राइट द इक्वेशन। क्या आएगा, -4 प्लस बी कॉस 30 माइनस सी साइन 30 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद जो दूसरा y कंपोनेंट है उससे इक्वेशन बनेगी 0 माइनस बी साइन 30 प्लस सी कॉस 30 इज इक्वल टू 0। मुंडे के पीछे कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया उम्दा खेल गया लड़का। और चलिए तो कॉपी, नेक्स्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट कर दिया भैया। अब इस इक्वेशन, ये x से मिला एक y से मिला, एक x से मिला एक y से मिला, चलिए सॉल्व करें इसको। पहले छोटा वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये जो है इसको इधर भेज दीजिए, क्या मिलेगा, ये मिलेगा c cos 30 इज इक्वल टू b sin 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी b इंटू 1/2। ये आ गया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गॉट, 2 से 2 काटा, √3c इज इक्वल टू b, ये एक एक्सप्रेशन मिल गया, रिलेशन मिल गया। अब इसकी जो पहला इक्वेशन है उसमें उठा के पुट करेंगे इसको, चलिए देखिए। तो इक्वेशन को लिखा मैंने फिर से, b cos 30 माइनस c sin 30, c sin 30, c sin 30, व्हाट इज c sin 30, sin 30 कितना होता है भैया, 1/2 इज इक्वल टू 4। वो चार उधर भेज दिया बस। अब हमें तो चाहिए ना एक चीज निकालनी है, तो पुट मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए। तो b की जगह पे क्या लिखा जाएगा, व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ b, √3c। तो ये जो इक्वेशन है इसमें अपने क्या करते हैं, b की जगह पे लिखते हैं √3c cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 माइनस c/2 इज इक्वल टू 4, √3 इंटू √3 आएगा 3, यानी 3c/2। अच्छा 3c/2 माइनस c/2 आएगा 2c/2, और वही है c, और c की वैल्यू मिल गई 4, और ये मेरी मुंडी के पीछे ना रह जाए इसलिए मैं लिया है इसको यार, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करिएगा, √3c इंटू √3/2 किया, 3c/2 माइनस c/2 बचेगा 2c/2, यानी c की वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गई। अच्छा c की वैल्यू 4 आ गई, यानी b की वैल्यू होगी √3c, यानी √3 मल्टीप्लाइड बाय c, यानी 4, तो 4√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तरीका क्या था वो नोटिस करिएगा, एक बार तरीका देख लीजिए पूरा सॉल्व करने का। हमने सबसे पहले रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करके x और y में लिखा। और ये इतना काम क्यों करवा रहे हैं सर, क्यों इतनी बेसिक बातें इतनी डेप्थ में जाके कर रहे हैं, अरे भैया दोबारा ये सब नहीं करना, मतलब दोबारा जहां जरूरत है उसके हिसाब से करना है, लेकिन ये इस तरह के सवाल लेकर थोड़ी टाइम पास होगा आज के बाद जिंदगी में दोबारा कभी भी, ठीक। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। आज की जो लुपलुपाती लाइट थी जिन्होंने थोड़ी तकलीफ दी, चमक चांदनी इधर उधर करते हुए, उसको हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। यहां बात करेंगे ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, ठीक है, कैसे वो एकदम छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर वेक्टर्स, बिकॉज उसके बाद थरोली हम बहुत कुछ जान चुके हैं। मेरे बहुत एग्जाम्पल बहुत है भैया, ठीक है। देखिए हमारा मन है, पढ़ाते पढ़ाते मन किया और बताइए और बताओ, तो जरूर एक आध लेक्चर और हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता नहीं करने का, थोड़ा सेटल हो जाए, ठीक है। अब जैसा कि हर बार लेक्चर के अंत में मैं आपके साथ एक अपना थॉट जो है वो साझा करता हूं, एक ऐसी बात है जो मैं कहीं ना कहीं अपने मन में दबा के बैठा हूं और आपसे शेयर करना चाहता हूं। और ये सिर्फ मेरा अपना थॉट नहीं, दिस इज द थॉट विच आई हैव शेप्ड ओवर द मल्टीपल, मतलब वो जो आपका ओवर द ईयर्स है, क्योंकि वो कोई एक साल का, एक दिन का, एक बच्चे का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो कई बच्चों को कई तरीके से डील करना, देखना, समझना, उनके साथ जूझना, उनकी तकलीफों को महसूस करना, उसके बाद वो व्यू फॉर्म किया है। मैं मानता हूं इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आपका लगे रहना है। और अगर आप सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर बैठे हुए हैं, जैसे आप ये चाह रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो आपकी थ्योरी के बेसिस पर आपको आ जाए, तो फिजिक्स एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां फिजिक्स पढ़ते टाइम जो फिजिक्स की थ्योरी पढ़ते टाइम मजा बड़ा आवे, आनंदित, बार बार आप आनंदित फील करेंगे, यू विल एंजॉय इट, ओह वाओ आई कैन सी दैट हैपनिंग अराउंड मी इन द वर्ल्ड। क्या करिएगा, वो जब तक लास्ट में सवाल का ऑप्शन टिक नहीं होगा, सही सवाल पे बात नहीं होगी, तब तक आपको लगता है कि आप एग्जाम में, एग्जाम कोई भी हो, वेदर इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट इज एनी एग्जाम, आपको लगता है
वहां कर पाएंगे उस सिचुएशन। अरे जब घर की शांति में ना हो रहा तो वहां जाके होगा। तो उस क्योटिक सिचुएशन में उस असली ऋण मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, असली जो आपका मतलब जो आखिर लड़ाई है, उस पर्टिकुलर लड़ाई में आप तभी जाकर अपने काम को बहुत बढ़िया से कर पाएंगे जब आप अभी से इस बात को समझें। तो फिजिक्स में थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो थ्योरी आपको मजा देगी, लेकिन सवाल आपको सजा देंगे। और ये मजा और सजा दोनों अलग अलग ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे गिवन क्वेश्चंस, होमवर्क और डेप्थ में डिस्कस्ड हर पॉइंट को सुने, समझें। लगता है कहीं 2x की स्पीड पर देखना है, बिल्कुल देखें, बंदा धीरे ही बोलेगा, क्योंकि हमें अपनी बात को बेस्ट पॉसिबल तरीके से कन्वे करना है। समझ गए अपने इस बात को? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, और समझेंगे एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ कैसे लगाते हैं, और फिर लगाएंगे बहुत सारे सवाल। एट द एंड, whatever you have started, whatever you are doing, take it to the end.